हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का फर्स्ट पार्ट यानी कंटेंट देखेंगे कि कंटेंट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कंटेंट को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम थीम्स भी कहते हैं। और जो सबसे पहला थीम है यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका सबसे पहला पार्ट यानी एनिमल्स, इसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज में मिल जाएगी। प्लांट्स, रिलेशनशिप एंड प्लेन वर्क, इनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और इन सभी टॉपिक्स की वीडियो प्लस पैडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज की वीडियो और 2 प्रैक्टिस सेट, इन सभी की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडी सीटेट में मिल जाएगी। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको वहाँ सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए गए हैं। एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5, इन तीनों क्लासेस के नीचे लिखे हुए चैप्टर्स प्लांट्स से रिलेटेड हैं, प्लांट्स पर बेस हैं। जिसमें क्लास 3 का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 प्लांट फेरी, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन बाकी सभी चैप्टर्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लास 4 का जो चैप्टर 4 है, स्टोरी ऑफ अमृता, इसका जो क्वेश्चन दिया गया है वो है खेजड़ी ट्रीज कहाँ मिलते हैं। खेजड़ी ट्रीज अक्सर डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11 द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स यानी फुलवारी, इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बट वो सारे मधुबनी पेंटिंग पर बेस हैं। जैसे मधुबनी एक ट्रेडिशनल आर्ट है, वो किस जगह का है, मतलब किस राज्य से बिलोंग करता है, वो है बिहार। बिहार के जो राज्य में एक मधुबनी नाम का विलेज है, वहां पे ये पेंटिंग बनाई जाती है और उस विलेज के नाम पे ही इस पेंटिंग का या इस आर्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी बनाने के लिए आर्टिस्ट क्या यूज करते हैं। क्या वो पाउडर राइस का कलर पेस्ट यूज करते हैं, या स्पेशल पोस्टर कलर यूज करते हैं, फाइबर पेंट्स यूज करते हैं, या फिर पेंट्स जो गोल्ड और सिल्वर से बनाए जाते हैं उनको यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो राइस का पाउडर बना के उसमें कलर मिला के उसको वो मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको द वैल्यू ऑफ फ्लावर का चैप्टर पढ़ना होगा। इसमें से अक्सर क्वेश्चन मधुबनी पेंटिंग पर बनकर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अब्दुल इन गार्डन यानी जड़ों का जाल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो सारे रिपीटेटिव है। जैसे कि डेजर्ट ओक, ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 या 3 क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में पेपर में देखने को मिले हैं। जैसे कि डेजर्ट ओक वो ट्री है जो लगभग हमारी क्लासरूम यानी 4 मीटर की ऊंचाई तक उग सकता है, बड़ा हो सकता है। इस पेड़ की जड़ें लगभग 30 गुना इसकी हाइट से नीचे जा सकती हैं पानी तक पहुंचने के लिए। यानी कि जितनी इसकी हाइट है उसका 30 गुना करके इतनी जड़ नीचे जा सकती है पानी लेने के लिए। इसके तने में पानी इकट्ठा हो सकता है, जमा हो सकता है, स्टोर किया जा सकता है। दिस ट्री इज फाउंड इन अबू धाबी। तो इन चारों में से डिजर्ट ओक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में जो स्टेटमेंट सही है वो है ए, यानी कि इसकी हाइट लगभग 4 मीटर तक चली जाती है। बी, इसकी जो जड़ें हैं इसकी 30 गुना हाइट के मुकाबले वो गहराई में जा सकती है पानी तक पहुंचने के लिए। फिर है, इसकी तनों में पानी इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो अबू धाबी का है ये गलत है, ये अबू धाबी में नहीं मिलता, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ ए बी सी, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि डेजर्ट ओक कहाँ मिलता है, और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन थे। तो डेजर्ट ओक मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स। चुकंदर, आलू या फिर अदरक, गाजर, हल्दी या फिर अदरक, शकरकंदी, मूली या फिर हल्दी, या गाजर, चुकंदर और मूली। इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन उन वेजिटेबल्स का है जो जड़ों के ग्रुप में आती है। मतलब कैरेट, बीटरूट और रेडिश, ये तीनों ही जमीन के नीचे उगती है, इसलिए इनको रूट प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट है जो क्लास 5 का चैप्टर है सीड्स एंड सीड्स। इसके क्वेश्चंस भी अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं और कई बार रिपीट भी किए गए हैं, तो इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है पिक्चर प्लांट नेपेंथीज, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें हमें बतानी थी कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया। ये गलत है क्योंकि मेघालय में नेपेंथीज यानी पिक्चर प्लांट पाया जाता है। दूसरा है क्लेवरली ट्रैप एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसके अंदर जो भी इंसेक्ट या जानवर जैसे फ्रॉग्स या चूहे घुस जाते हैं तो वो इन्हें खा लेता है। एमिट साउंड ऑफ हाई पिच, ये गलत है क्योंकि ये आवाज नहीं निकालता, इसकी स्मेल है जो एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है।
इट हैज माउथ कवर्ड विद टाइनी हुक्स, ये भी गलत है क्योंकि इसके मुंह पे हुक्स नहीं होते, इसके मुंह पे पत्ती रखी होती है। जब ये पत्ती खुलती है इसमें से स्मेल आती है और इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसके अंदर चले जाते हैं और ये इसे खा लेता है। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसके 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इन रिपीटेटिव फॉर्म। तो जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ट्रीज हु सीड्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर। पानी के जरिए वो कौन सा प्लांट है जिसका बीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है? गेहूं का, खजूर का, सेब का या फिर कोकोनट का? इन चारों में से कोकोनट एक ऐसा प्लांट है जिसका बीज पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। इसमें ऐसा इसलिए होता है कि कोकोनट अक्सर समुद्री इलाकों के पास पाए जाते हैं और जब उसका कोई बीज यानी पूरा का पूरा कोकोनट पानी में गिरता है तो वो पानी के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का है, 3 या 4 क्वेश्चन इसके हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। देश के लगभग हर कोने में चिलीज का यूज किया जाता है खाना बनाते वक्त। तो इन चिलीज को जो हमारी कंट्री में लेकर आया वो कहाँ से आया था? वो क्या साउथ अमेरिका से आया था, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से या उज्बेकिस्तान से? जो ट्रेवलर चिलीज यानी कि मिर्ची हमारे देश में लेकर आया था वो साउथ अमेरिका से आया था। साउथ अमेरिका का ट्रेवलर अपने साथ चिलीज लाया था और यहाँ पे उसके बीज छोड़ गया था। इसके बाद यहाँ पर चिलीज का उत्पादन किया जाने लगा। नेक्स्ट चैप्टर हुज फॉरेस्ट, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस भी अक्सर रिपीट होकर पेपर में आए हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, जो लोग जंगल में लगभग 25 साल से रहे हैं उनका पूरा पूरा हक बनता है उस जंगल पर और जंगल की जमीन पर और जो भी वहां चीजें उगती है उन पर। ये एक्ट या फिर ये लॉ किसने बनाया? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ने, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट ने, लैंड एक्विजिशन एक्ट ने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स बिल ने? ये बनाया राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में। उसमें कहा गया था कि जो लोग जंगल के रहने वाले हैं जैसे कि आदिवासी, उनका उस जंगल पर, जंगल की जमीन पर और जंगल में उगने वाली चीजों पर पूरा पूरा हक है। उस चीज पर किसी और का हक नहीं हो सकता। इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में। नेक्स्ट है इन विच स्टेट तोरंग मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से पेपर में दिया गया है। पहला तरीका तो यही है जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया हुआ है। दूसरा तरीका था कि कुडुक कहाँ की लैंग्वेज है? कुडुक इन चारों में से किस स्टेट की लैंग्वेज है? क्या वो असम की लैंग्वेज है या ओडिशा की है या मिजोरम की है या झारखंड की है? इन चारों में से झारखंड स्टेट ऐसा है जहां पर जंगल को तोरंग बोला जाता है इन कुडुक लैंग्वेज, और कुडुक लैंग्वेज झारखंड में ही बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन 2 फॉर्म में बनकर आया था। पहला कि जंगल को तोरंग कहाँ पे बोला जाता है? झारखंड में। और कुडुक लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फसल को काटने के बाद कुछ सालों के लिए उस जगह को छोड़ दिया जाता है, वहां पे कुछ भी नहीं उगाया जाता। उन सालों में उस जमीन पर जो बैम्बूस या फिर वीड्स उगती है उसको उस जमीन से हटाया नहीं जाता, खींचा नहीं जाता, बल्कि उन्हें कट कर दिया जाता है और वहीं पर जला दिया जाता है, जिससे लैंड फर्टाइल हो जाती है यानी कि उपजाऊ बन जाती है। फिर उस पर लोग हल्की हल्की खुदाई करते हैं और वहां पे सीड्स डालते हैं यानी बीज डालते हैं ताकि वहां पे वो पौधा उगने लगे। ये जो पैटर्न हमें खेती का बताया गया है वो पैटर्न कौन सा है? क्या वो स्टेप फार्मिंग कहलाती है, ये झूम खेती कहलाती है, इरिगेशन कहलाती है या फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग कहलाती है? वो कहलाती है झूम खेती। झूम खेती होती है जहां पर लोग कुछ सालों के लिए खेती करने के बाद जगह छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर वो खेती करना शुरू करते हैं। इस तरीके से वो जगह बदल बदल कर खेती करते हैं, तो इसे झूम खेती कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि रिपीट करके क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर को यानी कि हुज फॉरेस्ट, ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा। इसी तरह और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और जानने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dalibytes.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने जो देखा था वो था प्लांट्स कि एनसीईआरटी के कौन सा चैप्टर प्लांट्स पे बेस है और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते। रिश्तों से मतलब है कि जो हमारी नियर बाय फैमिली होती है, नियर बाय फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको इंक्लूड करते हुए जो डिस्टेंटिव रिलेटिव्स होते हैं उनको भी इंक्लूड इसमें किया जाता है। तो इसमें जो चैप्टर्स मैंने यहाँ क्लास 3rd 4th 5th के मेंशन किए हैं, ये सारे चैप्टर्स रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों पर बेस हैं। इनमें से काफी चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे 1 या 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं आपको
सजेस्ट करूंगी कि आप वो चैप्टर्स भी पढ़ें जिनसे कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन इस पे सिचुएशनल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। और चेंजिंग फैमिलीज एंड वर्ल्ड इन माई होम, इसमें भी क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, लेकिन इस पे सिचुएशनल क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या फिर एप्लीकेटिव क्वेश्चंस आने के भी चांसेस हैं। तो आप इन दो चैप्टर्स को भी पढ़िएगा, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्लास थर्ड का जो चैप्टर नंबर 4 है, यानी आवर फर्स्ट स्कूल, इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। थर्ड क्लास के बच्चों में रमा ने पढ़ाया कि अ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट न्यूक्लियर फैमिली, मतलब मम्मी पापा बच्चों से मिलकर न्यूक्लियर फैमिली बनती है, और जब ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी रिलेटिव्स भी उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो वो एक्सटेंडेड फैमिली बनती है। तो इस स्टेटमेंट का जो रमा ने अपने बच्चों को पढ़ाया उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो उन्होंने डेफिनेशन दी वो गलत है। रमा अपने बच्चों की तरह बहुत इंसेंसिटिव है। टीचिंग लर्निंग का ये जो अप्रोच है ये इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव यानी कि इसमें सब चीजों को, सभी कंसेप्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। फैमिली का कंसेप्ट इसी तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इन चारों में से थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड नहीं की गई है। इसमें सिर्फ मदर, फादर, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स को ही ऐड किया गया है, बट फैमिली में सिर्फ इतना ही नहीं होता, इनमें और भी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। अगर आप थर्ड क्लास के चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि फैमिलीज में और भी पीपल को इन्होंने इंक्लूड किया है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी आया, या फिर किसी की शादी हुई तो वो वहां पे इंक्लूड हुआ। इस तरीके से और भी चीजें हैं जो फैमिली में इंक्लूड की जा सकती है। न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली ही सिर्फ फैमिली नहीं होती है, इसके अलावा और भी तरह की फैमिलीज होती हैं जिसे यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए ये इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट है विच इज आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है? परिवार, दोस्त, स्कूल या नेबरहुड? हमारा पहला स्कूल होता है परिवार, क्योंकि परिवार से ही हम सबसे पहले कनेक्ट होते हैं और वहीं से हम चीजें सीखना शुरू करते हैं। हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें हमें फैमिली से ही पता चलती है। जिस तरीके से फैमिली मेंबर्स बोलते हैं हम उसी को अडॉप्ट करते हैं और उसी की तरह यूज करना शुरू करते हैं, इसलिए फैमिली ही हमारा सबसे पहला स्कूल होता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक ही कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, बट इसी क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से फ्रेम करके पेपर में पूछा गया है। सेल्स स्क्रिप्ट के बारे में ये 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। ब्रेल स्क्रिप्ट जो मोटे पेपर पे लिखा जाता है जिसपे डॉट्स बनाए जाते हैं, इस स्क्रिप्ट में 8 डॉट होते हैं। इन डॉट्स को बनाने के लिए पॉइंटेड टूल का यूज होता है, यानी नुकीले उपकरण का यूज होता है, और इस पर उंगली ठहराकर पढ़ा जाता है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ब्रेल स्क्रिप्ट बनाने के लिए जो डॉट्स बनाए जाते हैं उसके लिए कागज मोटा होना जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें 6 डॉट्स का यूज होता है, 8 का नहीं। तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें पॉइंटेड टूल ही है जिसका यूज किया जा सकता है डॉट्स बनाने के लिए, इसके अलावा और कोई चीज यूज नहीं की जाती, और इस पे उंगली फहरा के ही पढ़ाया जाता है। इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्लास 5 का चैप्टर नंबर 21, लाइक फादर लाइक डॉटर। इसका एक ही क्वेश्चन है जो पेपर में आया है, लेकिन ये 2 या 3 बार आया हुआ है, तो आप इसे जरूर देखेगा। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, पी प्लांट्स पर यानी मटर के पौधे पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें कुछ ट्रेट यानी कि कुछ लक्षण पाए गए थे, जैसे कि वो बहुत रफ है या फिर स्मूथ है, बड़ा है कि छोटा है, पीला है कि हरा है। इस तरीके के कुछ ट्रेट्स देखे गए थे इस एक्सपेरिमेंट में। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? स्वामीनाथन ने किया था, मैंडेल ने किया था, मैस्ट्रोल ने किया था, डार्विन ने किया था। ये एक्सपेरिमेंट किया था मैंडेल ने। ये एक्सपेरिमेंट आपको उसी चैप्टर में मिलेगा जो अभी मैंने बताया, लाइक फादर लाइक डॉटर। इसमें आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्ले एंड वर्क। अब तक हमने देख लिया है कि प्लांट्स में कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए हैं और रिलेशनशिप में कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए हैं। अब हम देखेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो फोर्थ सब थीम है, यानी प्ले एंड वर्क, इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए हैं और किस चैप्टर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के चैप्टर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। इनमें से जिन चैप्टर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब हम वो देख लेते हैं। क्लास थर्ड का चैप्टर है गेम्स वी प्ले। इसमें उन सभी गेम्स की बात की गई है जो बच्चे आउटडोर में खेलते हैं और इंडोर में खेलते हैं। इसमें बहुत सारे गेम्स की बात की गई है। इस चैप्टर को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उन सभी गेम्स पे क्वेश्चंस बनकर आने के चांसेस हैं। जो क्वेश्चंस अभी पेपर में आए हुए हैं हम फिलहाल उन्हें डिस्कस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है, इन क्लास थर्ड
A chapter of various games is given. Why this chapter given in the book? To make class enjoyable, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, enjoyable बनाने के लिए, ताकि बच्चे एंजॉय करें. To tell students what games they can play in recess, बच्चों को ये बताने के लिए कि वो रिसर्च में कौन सा गेम खेल सकते हैं. टू लिंक ईवीएस विद देयर लोकल लाइफ, ईवीएस को उनकी लोकल लाइफ, क्योंकि ये जो गेम्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं वो अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे खेलते हैं, उन दोनों को लिंक करने के लिए. टू गिव दैम रेस्ट फ्रॉम स्टडी, पढ़ाई से उनको आराम देने के लिए. तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि ईवीएस को उनकी लोकल लाइफ से लिंक करने के लिए, उनके एक्सपीरियंस से लिंक करने के लिए, या जो वो गेम्स खेलते हैं उनसे लिंक करने के लिए ये चैप्टर बुक में डाला गया है, ताकि बच्चों को पता चले कि किस तरीके से उनकी लाइफ और जो क्लासरूम की लाइफ है या क्लासरूम में जो पढ़ते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक है. नेक्स्ट है क्लास 4 का चैप्टर नंबर 10, हुतुतु हुतुतु. ये चैप्टर कबड्डी पे बेस है और इसमें छोटा सा पैराग्राफ है जो वेट लिफ्टिंग के बारे में दिया गया है. और क्वेश्चंस अक्सर इसी कंसेप्ट पे आते हैं, जो वेट लिफ्टिंग का छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है. लेकिन आप चैप्टर पूरा पढ़िएगा. जिस प्लेयर की बात की गई है कबड्डी खेलते हुए, उसके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? इनमें से जो नाम मेंशन किए गए हैं, इनमें से कौन है जो इंटरनेशनल लेवल तक वेट लिफ्टर बनकर आई हुई है? वो है करमन मलेश्वरी. इनके बारे में छोटा सा पैराग्राफ बुक में दिया गया है, ताकि बच्चों को इंस्पायर किया जा सके कि किस तरीके से विमेन भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलती हैं, और गर्ल्स या विमेन किसी से कम नहीं होती. वो भी आगे अगर बढ़ना चाहे, उनको सपोर्ट मिले तो वो आगे बढ़ सकती है, अपना देश का नाम रोशन कर सकती है. तो करमन मलेश्वरी का छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, उसके बेसिस पे 2-3 बारी क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में. नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम देखते हैं, वो भी इसी पे बेस है. ये क्वेश्चन भी करमन मलेश्वरी पर ही बेस है. इसमें इन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उनके बारे में सही है. शी इज अ वेट लिफ्टर, ये तो सही है, अभी हमने देखा. शी इज फ्रॉम कर्नाटका. She has many records to her credit. She could lift weights up to 130 kg. ये वाला स्टेटमेंट भी सही है. She started lifting weights when she was 12 years old. ये स्टेटमेंट भी सही है. इसमें बी ऑप्शन गलत है. वो कर्नाटका से बिलोंग नहीं करती, वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है. ए, सी और डी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वो सही है. इसके बारे में पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए आप हुतुतु वाला चैप्टर जो क्लास 4th में है वो पढ़ सकते हैं. पैराग्राफ के साथ साथ आप उस चैप्टर को पूरा पढ़िए, क्योंकि जिस पर्सन की बात उसमें की गई है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट है क्लास 5 का ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 15. इसके बेसिस पे एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिले, लेकिन वो रिपीटेटिव थे. रशीद ने अपना जो चश्मा उतारा और उस पर उसने फूंक मारी. द ग्लास बिकेम हेजी, जिसके कारण जो ग्लास है वो हेजी हो गया, यानी धुंधला हो गया. इसका क्या कारण हो सकता है? ये हमारे मुंह से जो पानी निकला वो ग्लास के ऊपर चला गया. जो हमारे मुंह से गर्म हवा निकली वो ग्लास के ऊपर जाकर इवेपोरेट हो गई, जिसकी वजह से उस पर पानी जम गया. ऑप्शन सी है, जो गर्म हवा हमारे मुंह से निकली उसकी वजह से ग्लास के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदे बन गई. या फिर ऑप्शन डी है, हमारे मुंह से जो हवा निकली वो ठंडी थी, जिसके कारण ग्लास के ऊपर यानी चश्मे के ऊपर पानी की बूंदे जम गई. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी. करेक्ट ऑप्शन सी क्यों है? क्योंकि हमारे मुंह से हवा निकलती है वो गर्म होती है, और क्योंकि जो ग्लास पीस होता है वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है, इसलिए हमारे मुंह से निकली हुई हवा उस शीशे के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदे बना देती हैं. इसलिए ग्लास, चाहे वो कोई सा भी ग्लास हो, उस पे जब हम फूंक मारते हैं, हवा करते हैं, तो उस पे धुंधलापन आ जाता है. ये एक्टिविटी इन्होंने बुक में दी हुई है और उस एक्टिविटी के बेस पे यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है. इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने बुक में दी हुई है. आप उस एक्टिविटीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है हु विल डू दिस वर्क. ये चैप्टर नंबर 16 है क्लास 5 का, और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है. इसको पढ़ाते वक्त ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रोफेशन पे कोई हार्म ना आए. बच्चों को ये रियलाइज करवाना होता है कि सारे प्रोफेशन बराबर हैं. तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, हु विल डू दिस वर्क. ये जो चैप्टर है इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो गली या गटर साफ करते हैं. तो ये चैप्टर बच्चों के लिए क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास में? ताकि उन्हें पता चले कि काम कितना गंदा है, ताकि हम उन्हें बता सके कि वो होल हार्टेडली यानी पूरा मन लगा के पढ़ाई करें, वरना उन्हें भी यही काम करना पड़ेगा. या फिर हम उनको इस तरीके से सेंसिटाइज करें, अवेयर करें कि वो उन लोगों के प्रति भी रिस्पेक्टफुल रहें, उनकी तरफ उनका आदरणीय व्यवहार बना रहे. या फिर बच्चों को इस काम में घिन दिलवाने के लिए ये चैप्टर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम उन बच्चों को
उन लोगों की तरफ सेंसिटाइज कर सके, रिस्पेक्टफुल बना सके या आदरणीय व्यवहार उनमें डेवलप कर सके। जो लोग गटर का या स्ट्रीट साफ करने का काम करते हैं, ये रियलाइज करवा सके कि ये काम भी कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। इस काम को करने में भी उतना ही परिश्रम, उतना ही मेहनत लगती है जितना कोई और काम करने में लगती है। बच्चों को डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में बताना, ये इस चैप्टर का उद्देश्य है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड या फैमिली एंड फ्रेंड्स की थीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा।